मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है एंड आई गेस आप सभी लोग देख पा रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। और यस सर। इससे ज्यादा मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा। आई होप कि इतने में वॉइस आपको सुनाई दे रहा हो क्लियर। Yes, sir, सर it's लाउड audible. एंड लाउड एंड क्लियर है सर। ओके सो इस बजट को थोड़ा, वैसे तो आप पढ़ना ही करंट अफेयर्स में एमसीक्यू आएंगे, बट एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना कि अप्रोच ये रखना, मतलब ये अपना माइंडसेट ये रखना है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे फैक्ट्स लेने होंगे, बहुत सारी स्कीम्स लेनी होंगी, बट अल्टीमेटली अपना यहाँ पे माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग का रखना कि इस कंट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट कैसे उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रही है थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन। क्या क्या किया जा रहा है, any challenges, whether it is related to healthcare infrastructure in India or healthcare system in India, or whether it is related to agriculture or any other sector. So ये अपने माइंड में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपको एक वो रखना है, प्रॉब्लम को देखना है कि कैसे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है या नहीं भी कर रही है। सी पॉलिसी मेकिंग इज ऑलवेज अबाउट कि गवर्नमेंट एक्शन से या इनएक्शन से। आपको ये भी देखना है कि सर ये इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे इनएक्शन है, सो क्या गवर्नमेंट कर रही है और कहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना माइंडसेट रखना, ये आपको आपके एग्जाम की आने वाले स्टेजेस में बड़ी हेल्प करेगा। सो आई गेस आई हैव मेड माय पॉइंट और आप सभी लोगों को क्लियरिटी होगी क्या अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे। सो और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बीच में चाहे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते रहो, अगर स्पीड अच्छी है तो लिखते भी रहो, बट राइटिंग के चक्कर में जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ स्पीड सही है तो आप कर सकते हो। ये क्या बात है, अरे मिनिमाइज हो रहा मेरे बच्चे। ये विंडो कैसे मिनिमाइज नहीं हो रही है? चलो अब ठीक है, ओके फिर यहाँ पे आ गया। सो इस बार इन्होंने क्या किया है, पूरे बजट को डिफरेंट डिफरेंट थीम्स में डिवाइड किया है और पूरे बजट को 6 मेन थीम्स में डिवाइड किया है। वन बाय वन हम देखेंगे कि पर्टिकुलर थीम में क्या क्या है। सो पहला, अच्छा आप में से बताइए कितने लोगों ने जो मैंने एक पीपीडी वो सेंड की थी वो एक बार देखी है? यस सर। Yes. ये बताओ स्पेसिफिक कि जिन बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखे वो नो बोल रहे, नो ज्यादा होगा तो मैं उस हिसाब से फिर थोड़ा बहुत अपनी उसको मॉडिफाई करूंगा। फटाफट बताओ विद इन अ मिनट। थीम हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, ये पहला थीम था। नाउ अगर आज भी आप किसी भी, अच्छा यहाँ से आप ये देखना कि अगर आपसे भी कोई बोले ना हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आए तो सरकार ने जिस जिस एरिया पे फोकस किया है ना, आप भी उसी एरिया पे फोकस करके देखना कि इंडिया में कभी भी हेल्थ की सिचुएशन को अगर आपको इवेल्युएट करना हो। सो पहला तो इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए फंड दिया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है, ये तो देना ही था, याद रखने की जरूरत नहीं है। 36 के दिए हैं जस्ट ऐसे ही, बस याद जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, वो तो देना ही था इस बार। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं और वे है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर एएन, अब ये भी चलता ही है, बार बार है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना। अब ये कैसे देश के लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसमें इन्होंने कुछ फंड दिया है, फंड मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे सरकार लगभग 29,000 29 के क्या ओपन करेगी, अर्बन एंड रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके लिए इतने के लिए इन्होंने फंड दे दिया है। अब जो पुराने बच्चे होंगे उनके दिमाग में तुरंत एक फैक्ट आया होगा कि सर आयुष्मान भारत में बताइए कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट ओपन कर रही है। चौधरी, अभी क्लास में हूँ, 8 बजे फ्री होऊंगा यहाँ पे यू अल्फा में, तो 50 मिनट के बाद नीचे 8 नहीं, फिर दोबारा क्लास है 9 बजे से। ठीक है। हाँ जी, तो ये बताइए आज आयुष्मान भारत में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने थे? सर 1 लाख था क्या? 1.5 लाख 1.5 लाख। इतनी देर में बता रहे 1.5 लाख, ये टिप्स पे होना चाहिए। एक बार अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है और उसके बाद आपने 2 घंटे इन्वेस्ट करके वो स्कीम में डाले हैं और उसके बाद आप उन चीज को रिकॉल नहीं कर पाते तो उस दिन की क्लास का फिर फायदा क्या था? फिर तो कहीं बंक वंक मार के कहीं पे घूमने ही चले जाते, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तो 1.5 लाख थे, 1.5 लाख खोल लेते और इसका एक टारगेट था, एक दिन में थोड़ी ना खुल जाएंगे। इस बजट में 29,000 का टारगेट लिया और उसके लिए फंड भी दिया है अच्छा खासा। बस इतना याद रखना है। तो ऑल ओवर आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें इस स्कीम में 29 के लिए इन्होंने पैसे भी दे दिए हैं और यहाँ पे भी है, अर्बन में भी है, उसमें शायद रूरल में थे, एक बार चेक करना अच्छे से। तो 2 ये स्कीम हो गई। तीसरा इन्होंने क्या किया है, एक मिशन था न्यूट्रिशन को लेके, मिशन पोषण। इसका 2.0 लॉन्च किया है, तो कुछ चेंजेस लाए होंगे, इतना नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 थे। अब चौथा इन्होंने क्या किया है कि अब अच्छा वो मैं वेट करो। अच्छा, किसी भी बच्चे ने अभी तक नो नहीं बोला है, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चों ने वो पीडीएफ एक बार देख ली थी। ना देखी होगी तो इसलिए अब मैं ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो ये मिशन हो गया। इसके बाद देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक मिशन था वाटर सप्लाई को लेके, और ये वाटर सप्लाई को लेके मिशन था जल जीवन मिशन, जेजेएम। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी मिशन था। इस बार इन्होंने क्या किया है, ये जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया है सर, अर्बन। वो रूरल था, ये अर्बन वाला है, और इसका टारगेट है कि भाई क्या करेंगे, इसमें है 2.8 सीआर लोगों को, अर्बन लोगों को पाइप्ड वाटर देंगे। और अगर आप जो ऑलरेडी स्कीम थी जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो थी इसका रूरल कंपोनेंट। यहाँ पे एवरी हाउस होल्ड को देना है, एवरी हाउस होल्ड को देना है, कब तक देना है, बाय 2024। क्लियर है सर? सर अर्बन का कोई वो नहीं है कि कब तक देना है, जैसे इसका 2024 है। में है ना, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस साल के लिए इन्होंने पैसे भी अच्छे खासे अलॉट किए हैं। और क्या है कि अभी इसमें नहीं है, बट मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। आई एम थिंकिंग कि शायद एक फाइनेंशियल ईयर का ही है, बट लेट्स सी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का और भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया हो, तो पॉसिबिलिटी है। सो नाउ यू गाइस, सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अंडरस्टैंड ना कि जल जीवन मिशन का रूरल कंपोनेंट था, इस बार नया कंपोनेंट आया है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। वाईफाई में लीजिए, बट थोड़ी हो जाएगी तो मैसेज कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा। या क्लास इसमें एक चीज आप यार वाईफाई है और वाईफाई से कनेक्टेड है जी। हेलो, हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। हेलो, हेलो सर। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। यस सर। अब आ सर रही है? लास्ट, सर ये लास्ट एक्सप्लेन कर दो जेजेएम अर्बन वाला।
अभी वॉइस क्लियर है ना? एक सेकंड। अरे तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट फ्लक्चुएट करता है क्या? इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट करती है? ठीक है, तो अपनी भाई वीडियो मत चलिए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, ठीक है। So guys, we have what I was saying is that कि we have already we have जल जीवन मिशन, और इस बजट में इसका अर्बन कंपोनेंट लॉन्च किया है और उस पर एक टारगेट दिया है कि इतने करोड़ लोगों को पाइप्ड वाटर देंगे अर्बन इलाके में। इसका रूरल कंपोनेंट था जिसमें 2024 तक एवरी हाउस होल्ड को देना है पाइप। दे पाते हैं नहीं ये देखना होगा, बट दैट्स द टारगेट, ठीक है। यस सर। और देखो आगे इसमें आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं। सो क्लीन एयर के लिए कुछ पैसे दिए हैं, अब इसमें कुछ नहीं है। क्लीन एयर के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट याद रखना 22 सिटीज में जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन प्लस वाली जो सिटीज है, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 42 सेंटर के लिए इन्होंने कुछ पैसे दिए। तो अच्छी बात है। सबसे पहले क्लीन एयर के लिए स्पेसिफिक फंड ज्यादा नहीं आता था, शायद दूसरा तीसरा ही बजट है जिसमें क्लीन एयर के लिए भी फंडिंग आई है। नाउ हेल्थ का एक और कंपोनेंट है, वो है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत मिशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बाय 2 अक्टूबर 2019 हमारे देश में 100% शौचालय कवर हो चुका है। और कैग वैग ने भी ऑडिट किया है तो वो भी अच्छा खासा, वो भी 90% तो बता ही रहा है, ठीक है। ओके, नेट गया? Yes, sir. यस सर, यस सर। सर एक नेशनल हेल्थ मिशन भी था ना जो डिजिटाइज करना। अब वो पुराना मिशन था, नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ओके सर। ठीक है, पता है क्या, ये बहुत प्रिसाइज बता रहा हूँ तब भी बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, इसमें कुछ टेक्निकल भी है। हाँ टेक्निकल इसमें बहुत, सबसे जो लंबा थीम है यही होने वाला है, बहुत टेक्निकल भी है इसमें। और दिक्कत क्या है, मेरे गले में भी दिक्कत है, मुझे जल्दी भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब 8 बजे ही शार्प 5-10 मिनट ले लूंगा बस, क्योंकि फिर आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो कोशिश करना मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहली बार में ही ध्यान से समझ में आ जाए आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर ये दूसरा थीम है, सेकंड थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ चुके हैं। स्कीम का नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और इस स्कीम को जो फंडिंग मिली है वो है 1.97 लाख करोड़। ये स्कीम पढ़ चुके हैं ना? यस सर। फॉर यस सर। 10 सेक्टर्स। इसमें क्या है कि अगर आई गेस ये 5% ही है। आप मानिए वीवो आज की डेट में फोन बना रहा है 1000 करोड़ के, गवर्नमेंट के साथ तो अगर वो रजिस्टर्ड होता है और उसने फिर अगले साल 2000 करोड़ के फोन बनाए तो 1000 करोड़ का उसने एडिशनल प्रोडक्शन करी, गवर्नमेंट इसको 5% दे देगी। कहीं भी बेचो, किसी भी रेट पे बेचो, कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा है, इससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में आएगी। नाउ दैट्स अ मैथ्स क्वेश्चन। अगर गवर्नमेंट इस स्कीम में 1.97 लाख करोड़ दे रही है, जो 5% होगा, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी रफली बताओ? आधे लोग हो जाएंगे बस अब फ्लॉप। 40 करोड़ सर, 40 करोड़। हाँ रफली 40 मान लो, ठीक है ना। 40 लाख करोड़ कितने बिलियन होगा? 40 लाख करोड़ रफली 500 बिलियन, रफली हाफ ट्रिलियन है, हाफ ट्रिलियन। अच्छा पूछ देगी। इसमें 10 सेक्टर है, 10 सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मोबाइल उनमें से एक है। दूसरा इन्होंने टेक्सटाइल के लिए बोला है, मेगा पार्क बनाएंगे।
7 मेगा पार्क है, इतना याद रखना और कुछ याद मत रखिए। उस स्कीम का नाम है मित्रा। वो जो मैंने आपको पीडीएफ दिया उसमें पढ़ लेना, बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो समझाने वाली चीजें हैं उनको अच्छे से समझाऊं आपको। रेलवे में कुछ नहीं है, मुझे रेलवे में ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसपे एमसीक्यू बन सकता है। एक पॉइंट बस याद रखना है, इन्होंने बोला है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज बाय 2023। दिल्ली वगैरह में जो रेल की पटरियां देखते हो ना, ये थोड़ी ब्रॉड होती हैं, ये इतनी बड़ी है मान लो। अगर आप हिमालय पहाड़ों पे देखोगे कुछ इलाके में तो ये थोड़ी पतली होती है। तो ये ब्रॉड गेज में बोल रहे हैं कि यहाँ इसको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। डेफिनेटली नैरो तो हिली टेरेन में होगा, तो वहां पे तो डीजल ही ले जाओगे। पटरी कितनी मुश्किल से बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो और डिफिकल्टी होगा। ये इतना टिल 2017 रेलवे बजट वाज सेपरेट होता था, लेकिन 2017 में मर्ज हो गया, सर आपकी वो ब्रेक हो जनरल रही बजट से मर्ज हो गया। सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि टिल 2017 रेलवे बजट अलग था, सेपरेट था, बट आफ्टर 2017 this railway budget was merged in general budget। ये याद रखना है, ठीक है। रोड एंड हाईवे के लिए कुछ नहीं करना, इसमें से कुछ मत पढ़ना। रोड के लिए आपको पता ही है, इन्होंने जिक्र किया है भारतमाला परियोजना का। भारतमाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें इन्होंने बोला है, कुछ बोला है डेटा पे, तो इनको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। बजट में 13,000 किलोमीटर हाईवे के लिए परमिशन दी है और फंड है 3.3 लाख करोड़। मतलब बजट ने नहीं दिया है, इतने की वर्थ के रोड बनेंगे। इसमें प्राइवेट पैसा लाएगा, गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत करेगी। पीपीपी मोड पे ही है, पीपीपी मोड पे। आपने सुना है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस यस सर। सर, और यस सर। इसका फर्दर है, इसका और थोड़ा रिफॉर्म पार्ट है आपका पीपीपी। एक ही पी बच रहा था, पीपल, इसमें लोगों को भी ऐड कर दिया। सरकार और प्राइवेट क्यों कर रही है, लोगों को भी लेके आओ। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगी तो अच्छा होगा। सर जो कोऑपरेटिव होता है और पीपीपी होता है वो सेम है या डिफरेंट है? पहले क्या होता था, रोड बनाती थी जो गवर्नमेंट बनाती थी, फिर सरकार ने बोला कि, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल करके बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ, जैसे आपने डीएनडी बना दिया, अब डीएनडी वाला वो बनाया एक हाईवे, उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने एक ये वाला रोड बना दिया। अच्छा, सारा लोड जो सोच रहा था कि मैंने रोड बनाया मुझे टूल मिलेगा, उसको इतना टूल नहीं मिलता। तो पहले 20 साल के लिए था, अब वो बोला है मुझे 40 साल के लिए चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर ने जो प्रोजेक्ट बनाए वो प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो अब सरकार को प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग चाहिए, उसकी एक्सपर्टाइज चाहिए। तो सरकार ने नया मॉडल लेके आया पीपीपी। कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ प्राइवेट लगाएगा, इसके भी 4-5 मोड है। तो ये है पीपीपी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है, सरकार भी आते हैं। कुछ काम प्राइवेट सेक्टर करता है, कुछ सरकार करती है, मिलके काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर वो भारतमाला का 14,000 का तो भारतमाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसे मतलब हर एक के बेसिक में जाएंगे, इस स्कीम को भी डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्कीम की क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट भारतमाला, जस्ट गूगल कर लेना बाद में। ये नेशनल हाईवे बनाने वाली एक स्कीम है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्कीम के बारे में आप सभी को पता ही है और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक स्कीम है गरीब लोगों को एलपीजी सिलेंडर देने वाली, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला सिंह, यस। इसका जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। अब इसमें 1 करोड़ लोगों को और ऐड किया गया है। 1 करोड़ लोगों को और ऐड किया गया है, मतलब टारगेट बढ़ा दिया है कि नए 1 करोड़ लोगों तक और पहुंचाओ। ये याद रखना है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है।
ऑल्दो इसका कभी एनालिसिस बताऊंगा, तो इसमें दिक्कत रिफिल में दिक्कत आ रही है। रिफिल Yes, sir. एक बार गरीब लोग ले लेते हैं, फिर रिफिल नहीं कराते, तो रिफिल का रेट बहुत स्लो है। तो वो आगे मैं आपको हर स्कीम के इश्यूज बता दूंगा, सो दैट ऐसा लगे कि तुम रट के नहीं आए हो, ऑथेंटिक जानते हो। सर ये आपने रेड से क्या लिखा है? मैं Re- कुछ नहीं लिखा, छोड़ो ये बात। refill. रीसेल, राइट। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एक इस बार इन्होंने क्या किया, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया है। ऑलरेडी पहले भी रिफॉर्म चल रहे थे बहुत सारे, उसी की कंटिन्यूटी है। पावर सेक्टर में इन्होंने क्या किया है कि कंज्यूमर को राइट मिलना चाहिए, राइट चॉइसेस टू कंज्यूमर, चॉइसेस टू कंज्यूमर। अब इसको सुनना, चलो थोड़ा सा बताता हूँ इसको मैं। अच्छा, मैं जिस पेस के साथ बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं है? Yes. नहीं सर, ठीक है Sir. सर. ठीक है, किसी को लगे तो बता देना, शर्माने की बात नहीं। किसी को लग रहा हो नहीं भी आ रहा तो बता दो, बाकी लोग हंसे कोई इशू नहीं है। एग्जाम के बाद वैसे किसी को किसी का ऑनलाइन में तो वैसे ही चेहरा याद नहीं होगा, कुछ भी अपने स्टूपिड फुलिश कैसे भी डाउट है पूछ लो, अपना काम निकालो, ये नो अप्रोच। जजिंग, नो जजिंग। ओके, सो देखिए, पहले गवर्नमेंट सप्लाई देती थी, अब क्या है, कहीं जगह गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर आ गया है, पर प्राइवेट सेक्टर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, यहाँ पे मोनोपोली है, एक ही सेक्टर है, एक ही कंपनी है। जैसे ग्रेटर नोएडा में मैं हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्या है, एनपीसीएल, एनपीसीएल है, इसकी लेनी पड़ेगी वरना कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे भी 2-3 प्लेयर होने चाहिए, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कंज्यूमर। मेरा जिस पे मन करे उससे मैं जाके ले सकूं इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉर्मली क्या होता है, ये कंपनियां क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इनका कोई और काम नहीं है, एक है वो प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन होती है। अरे यार, ये वाली चीजें मैंने मतलब इतने लेवल पे पढ़ रखी है कि तुम्हारा तो छोटा ही है लेवल। ये प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हो गया फिर ट्रांसमिशन, और फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन में कौन कौन है, प्रोडक्शन में आपका गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, कोई भी प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसमिशन में भी ऐसे अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन की अभी हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये स्टेट लिस्ट का काम है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं, आपने सुना भी होगा, इनको बोलते हैं डिस्कॉम। Yes, sir. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब अभी क्या चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ज्यादातर, सॉरी सरकारी कंपनी है, तो ये क्या काम करती है, इलेक्शन आते हैं तो हर सरकार रेट कम कर देती है, तो ये लॉस में चलती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे नहीं है, तो जो भी सरकारी डिस्कॉम से सारी लॉस में है, इनके ऊपर डेट है। और आज की क्लास में मैं परमिट नहीं, सर आपने एक्सप्लेन किया था ये पहले से. मैंने बताया था ना, तुम वहां Yes, देखोगे कि राजस्थान का जो डिस्कॉम था, कांग्रेस आई, उसके ऊपर कांग्रेस ने प्रॉमिस करा कि फ्री बिजली देंगे। मतलब बीजेपी ने भी किया होगा, एक जस्ट स्पेसिफिक दे रहा हूं, हर सरकार ने किया है। उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस कर दिया फ्री वो देंगे आपको, सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब पैसे नहीं थे, तो उन्होंने डिस्कॉम सरकारी कंपनी है, इस पे लोन दिलवा लिया, और वो पैसे वो वहां पे काट दिए। वो पैसे जो कम पैसे चार्ज करके घाटा हुआ है, वो उसमें पूरा कर दिया। तो जब सरकार आई, डेट था 15,000 करोड़, जब सरकार गई 75 था। और फिर ये डिस्कॉम की हालत इतनी खराब हो जाती है, ये आपको अच्छी सर्विस नहीं दे पाती, इनके पास अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो डिस्कॉम की हेल्थ के लिए भी इन्होंने कोई स्कीम, एक स्कीम थी, अभी देख रहा हूँ यहाँ पे मेंशन है नहीं, मैंने आपको बताई थी डिस्कॉम की हेल्थ के लिए एक स्कीम थी, कभी बताया है? नो सर। क्या था यार स्कीम का नाम, कुछ था, चलो याद दिला दूंगा कभी, मुझे याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास से पहले बता दूंगा मैं आपको। Yes, sir. सो क्लियर है गाइस ये सारा? Yes, sir. ये मुझे पता है क्या, ये इस पे कलरफुल बना बना के थोड़ा अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। Yes. Sir,
वो डिस्कॉम वाले का नाम उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है क्या? अच्छा ये था उज्जवल, उसी हाँ मैं उदय उदय सर उदय उदय। उदय 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 याद आ गया। हाँ यस सर। उदय 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 तो उसी इसी ये मैंने बताया था ना, उदय कभी नहीं बताया हाँ हाँ नहीं अभी गवर्नमेंट स्कीम में बताया है आपने, सेकंड क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। था। तो उदय उदय याद है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म यही थी कि उज्जवल डिस्कॉम जो भी था फिर बाद में। एश्योरेंस योजना। हाँ ठीक है, पावर सेक्टर में यही बोला इन्होंने, और क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी उज्ज्वला हो गया। अब आता है इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या टेक्निकल, ये है फाइनेंशियल, इन्होंने रिफॉर्म किया है फाइनेंशियल रिफॉर्म। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? नो सर। सर ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है ना, मतलब थीम? इंफ्रा नहीं है, इंफ्रा का ही पार्ट है। हाँ हाँ ओके हाँ हाँ। इसका ये, अरे पता है क्या, मैंने बहुत सारे बच्चों से तभी बोला था कि जो मैं पीपीटी बना रहा हूँ ना, मुझे भी याद दिलवाते रहो, और इनको मतलब मेरे से भी चाहे 2 बार पूछो, मुझे 2 बार टोको, इनको लेते रहो। ये क्या है ना, तुम जितना भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी पिक्टोग्राफिकल मेमोरी हो जाती है, तुम इसको ही 3-4 बार देखो, तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम इनके नोट्स बनाओगे, उतने में तुम इनको 40 बार देख लोगे। और उस टाइम पे आधे बच्चों ने मानी नहीं, अब कह रहे हैं सर मेमोराइज नहीं हो रहा, तो भाई मत सुनो मेरी, करते रहो। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा देखनी है, इवन मेरे लिए भी, ये एग्जाम तुम्हारे लिए पर्सनल है, मेरे लिए पर्सनल नहीं है। स्टिल मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जितनी तुम्हारी इस पे लाइफ डिपेंडेंट है, मेरी नहीं है। मेरी यह है कि बहुत सारे बच्चों का भी निकल गया, मतलब मेरा यह है कि ज्यादा बच्चों का निकले, तुम में से किसी पर्सनल का नहीं निकले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ये तो ये तुम्हारे लिए बहुत पर्सनल है, तो जितना हो सके उतना एफर्ट मारो। सो व्हाट आई वाज सेइंग, फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में बोल रहा था। अब देखो, पहला इन्होंने किया है कि अभी तक जो हमारा गोल्ड का रेट था वो कौन मेंटेन करता था? सेबी। गोल्ड का रेट कौन डिसाइड करता था? सिक्योरिटी एक्सचेंज ट्रेड होती थी। अब हाँ, अब इन्होंने बोला है सेबी से कि गोल्ड की आप वो बनाइए, गोल्ड एक्सचेंज बनाइए। ठीक है, तो अभी गोल्ड की एक्सचेंज बनेगी, और दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज, यहाँ पे जिसको भी खरीदना है ट्रेड के लिए जाओ, जिसको बेचना है बेचो, और यहाँ पे गोल्ड के जो रेट है वो आपके डिसाइड होंगे। क्योंकि हमारे देश में गोल्ड के रेट को लेके थोड़ा एक बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है। सेबी के पास और भी काम है, सेबी को सिक्योरिटी भी देखना है, और कमोडिटी भी देखना है, बाकी कमोडिटी भी देखना है। पोटैटो की भी ट्रेड हो रही है, जीरे की भी हो रही है, वो सब सेबी के अंडर में चला गया है। तो सर सेबी का फर्स्ट क्या था? सिक्योरिटी एक्सचेंज इंडिया। बार पढ़ चुके हैं, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नहीं वो बस एक बार couldn't रिकॉल, वर्ड आ गया याद। पहले रिकॉल नहीं हो रहा था, अब आ गया। ठीक है, सो गोल्ड एक्सचेंज हम स्पेसिफिक बनाएंगे। एक और चीज याद रखना, इस बार इन्होंने क्या किया है कि दिस इज इंडिया, अगर आप बाहर से गोल्ड लेके आ रहे हो तो उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उसको कस्टम ड्यूटी हम बोलेंगे, और ये कस्टम ड्यूटी पहले थी 12.5%। अब 12.5% का मतलब है एक व्यक्ति 10 करोड़ का लेके आ रहा है, तो 12% ना दे तो वो बहुत अच्छा बचा लेगा। तो इस कस्टम ड्यूटी को जितना कम करेंगे, स्मगलिंग का स्कोप कम हो जाएगा। 7.5 कर दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे और कम कर देते, 2.5 पे ले आते, तो स्मगलिंग का स्कोप ही नहीं बचता। क्योंकि हमारे देश में जितना बॉम्बे के तुम अंडरवर्ल्ड देखोगे, सबका इलीगल इनकम का सोर्स यही है। मैं दुबई बोलने ठीक है, इनका इलीगल इनकम का सोर्स स्मगलिंग ही है। तुम 980s के डॉन देखोगे, दाऊद इब्राहिम, छोटा, जितने भी थे गोल्ड स्मगलिंग ही करते थे। तो अब जो कस्टम ड्यूटी 12.5 थी, ये घटा के 7.5 कर दिया। प्लस इन्होंने एग्रीकल्चर ज्वेलरी पे एक सेस लगा दिया है, ज्वेलरी पे एक टैक्स लगा दिया है, और उस टैक्स का नाम है एग्री सेस, एग्रीकल्चर सेस 2.5% का। सर किस पे लगाया? एग्रीकल्चर ज्वेलरी पे एक सेस लगाया है, उस सेस का नाम है एग्रीकल्चर सेस।
कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है. Sir, नाउ व्हाट worker इज सेस? सेस इज अ Tax. और ये Tax. जो पैसा खर्च होता है ये स्पेसिफिक खर्च होता है. एग्रीकल्चर के लिए बोल के लिया. एग्रीकल्चर की ज्वेलरी खरीदने जाओगे ना, 1 लाख का बिल बैठेगा, 1 लाख का. पहले उस पर कुछ और टैक्स लगता था, वो टैक्स भी लगेगा प्लस एडिशनल अब आपको 2.5% एग्रीकल्चर सेस देना है. मतलब ज्वेलरी और कॉस्टली हो गए सर. यस. हाँ, ज्वेलरी सी प्रैक्टिकली कॉस्टली नहीं हुआ है क्योंकि गोल्ड का रेट कम हो गया है ना. हाँ, ओके, दैट वे. यस, हाँ, वो ठीक है, अब देखो 7.5 यहाँ पे लग गया, रॉ पे वो कम हो गया, थोड़ा सा ये बढ़ाया है, तो कुल मिला के तो कम ही है क्योंकि पहले 12.5 था ना. यस सर. यस. जो स्टूडेंट पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई गेस उन्हें ये तो समझ में आया होगा व्हाट इज अ सेस. दे शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट दिस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन मल्टीपल क्लास. यस. Yes, sir. और अगेन डाउट है तो फिर ग्रुप तुम्हारे पास है, अगर वो भेज बता देता हूँ मैं, लीड से जैसे भी बताता हूँ. देखो टाइप कर दिया, वेट करो आगे. हाँ ठीक है, तो ज्वेलरी पे लगाए. अब ये सारी चीजें क्लियर है ना? कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये क्या होता है, क्लियर है सब? यस सर. बाकी बोल दो. यस सर. ओके. अब इन्होंने इंश्योरेंस में एफडीआई को इंक्रीज कर दिया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले थी 74% कर दिया है. पहले कितनी थी? 49%. अब ये एफडीआई ये क्या होता है, अगेन डिस्कस कर. फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यस. ठीक है, पहले 49 थी, अब कर दिया है हमने 74%. ठीक है जी. यस सर. अगेन लग रहा है फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना. सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो. इंश्योरेंस वाला क्या बोला आपने? एफडीआई समझ आ गया. इंश्योरेंस एफडीआई देखो, पहले अगर फॉरेन कंट्री इंडिया में पैसा लेके आना चाहती है, लेके आ जाओ, लेकिन जो आप कंपनी में पैसा लगाओगे उसमें आपको मैक्सिमम 49% ऑनरशिप मिल सकती है. अब आपको कितनी परसेंट ऑनरशिप मिल सकती है? 74. 74. ठीक. ओके. ठीक है. कुछ सेक्टर में 100% अलाउड है. अब मतलब एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी है और बाहर की कंपनी उसे खरीदना चाहती है, लेट्स से एप्पल खरीदना चाहती है, तो एप्पल अगर कितनी भी कोशिश कर ले वो 74% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद पाएगी क्योंकि ये परमिट ही नहीं है. यस सर. अब ये एक सिंपल सा है कि रिकैपिटलाइजेशन सुना होगा आपने. Yes, sir. रिकैपिटलाइज किया है इन्होंने पीएसबीस को, पब्लिक सेक्टर बैंकों, सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए दिया. रिकैपिटलाइजेशन क्लियर है? इस पे किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ. ये टर्म याद रखना. देयर माइट बी एमसीक्यू रिकैपिटलाइजेशन. So can you explain, sir? रिकैपिटलाइजेशन कुछ नहीं, आप दोबारा से पैसा लगा रहे हो. सरकारी बैंक तो सरकार के ही है. सर रीसर्वाइव करने के लिए मतलब बेसिकली. हाँ, अब सरकारी बैंक रिवाइव करने के लिए. सॉरी. अब वो थोड़े से लॉस में चल रहे हैं तो उसमें पैसा और लगाना पड़ेगा, तो और पैसा सरकार लगा रही है. इस प्रोसेस को रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं. आपने एक वेंचर खोला और वो वेंचर इतना प्रॉफिट में नहीं है तो आपको और ज्यादा उसमें पैसे लगाने हैं, तो रिकैपिटलाइज करना है. तो मतलब टेक्निकल और थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए ऐसा बता दिया है. ठीक है. यस सर. अब सुनो, अब ये मैंने आपको पता नहीं बताया है. इस बार इन्होंने ये तीनों एक ही चीजें हैं, या तो इसको बेड बैंक बोलो या इनको आप बोलो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या आप इनको बोलो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी. ये इस वाले बैंक में एनपीए को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला था कि इनको एस्टेब्लिश करो. इस बार सरकार ने इनको एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान बना दिया. ये होते क्या है देखो, ये बैंक है, दिस इज अ बैंक.
ये बैंक पैसा देता है लोन पे, जो भी ये पैसा देता है 100%, उसमें से इसका कुछ परसेंट बैड लोन बन जाता है, बैड लोन या एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उस पे पैसा नहीं मिल रहा है, फंस गया है वो। अच्छा, हर एक बैंक ने जितना भी पैसा दिया है, हर एक बैंक का कुछ तो एनपीए बनेगा, या ऐसा होगा कि कुछ ऐसे बैंक है कि उनका एनपीए बनेगा ही नहीं? बताओ। यस सर, बनेगा। कुछ तो बनेगा ना। हाँ, बैंक बहुत अच्छा हो सकता है, तो ऐसा होगा कि भाई 1000 में से एक ही केस में बन रहा है, लेकिन कुछ तो बनेगा ना। ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बैड बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये कुछ नहीं करते, ये बस एनपीए ही खरीदते हैं, ये एनपीए को परचेज करते हैं। बैंक बोलेगा कि मैंने 10 करोड़ रुपए उसको लोन पे दिए थे, 2 करोड़ रुपए उसने वापस दे दिए, 8 करोड़ रुपए बचे हैं, अब वो पैसे फंस गए हैं। ये बोलेगा देखो, ये असेस करेगा उसकी सारा लगा के कि देखो मैं इससे 4 रिकवर कर सकता हूँ, तुम्हें मैं 2 दे सकता हूँ, लेने हैं तो ले लो वरना मत लो। भाई वॉइस बंद कर ले। तो दो जो भी डील होगी, आइडिया समझ में आया? यस सर। अब कितने लोगों को ये स्टूपिड आइडिया लग रहा है? ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक, जब आप पैसे की रिकवरी करते हो ना, आपको एडवोकेट हायर करना है, बैंक फंस जाता है। बैंक का काम ये नहीं है, बैंक का काम तो ये है कि अच्छे से अच्छी डिपॉजिट ले और लोन दो, अच्छे से अच्छी लिए लोन दो। फंस गया तो उसे बेच के निकलो जल्दी से। तुम क्यों 10 साल तक अपना काम बर्बाद कर रहे हो? और इसमें क्या हो जाएगा, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ये स्पेशलाइज हो जाएंगी। इनका सिर्फ एक ही काम है, फंसे हुए लोन खरीदना, फिर उनकी ठुकाई पिटाई करके पैसे वसूल करना। सो ये अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा यूरोप और अमेरिका में कॉन्सेप्ट है, हम भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हें कैसा लगा हो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट ये है कि कोई आने के लिए तैयार हो। हाँ जी, ठीक है। यस सर। यस सर। एक ये होता है, आप किसी भी बैंक में कितना भी पैसा डिपॉजिट करते हो, उसका एक इंश्योरेंस मिलता है। इन केस ऑफ वो बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, कोई भी बैंक हो, सरकारी और प्राइवेट हो, किस एक्ट के अंडर में होता है? ये एक एक्ट था, DICGC एक्ट। फुल फॉर्म गूगल पे चेक कर लेना, मन कर रहा है तो। पहले वो होता था 1 लाख रुपए का, 1 लाख, और कोई टाइम नहीं था कि कितने टाइम में पैसा मिलेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया है, आई गेस ये कहीं पे, मतलब इमीडिएटली मेरी जस्ट मेमोरी बता रही है कि 5 लाख रुपए कर दिया है। यस सर, 5 लाख कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, प्लस टाइम बाउंड कर दिया है कि 1 साल या 2 साल आपको टाइम बाउंड में पैसा मिल जाएगा। इन केस ऑफ इफ अ बैंक फेल्स, वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये आपको याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे, अब ये अगले 3 मिनट वही खैर खत्म करूंगा। अगले 3 मिनट ये ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ। हमेशा से ही हमारी जितनी जो PSUs इनको बोलो, या PSEs बोलो, या CPSE बोल दो, इन सब का एक ही मतलब है, सरकारी कंपनियां। इन सरकारी कंपनियों का क्या करें, बेचे या चलाए, इसको लेके हमेशा से डिबेट चलती रही है कि क्या करें। बेच भी नहीं सकते सारे सेक्टर को, और सारे सेक्टर में सरकार चला भी नहीं सकती। आपने HMT कंपनी का नाम, HMT की वॉच सुनी है कभी? यस सर। पहले हुआ करती थी। एम्बेसडर में बैठे हो कभी? हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, यस सर। सरकारी कंपनी थी वो एम्बेसडर।
और उसके जो इंजीनियरिंग जो उसको इंजीनियर किया गया था वो इतना बैडली किया गया था कि उसका टर्न आप यहाँ पे करोगे 10 फीट के बाद में जाके वो टर्न होना स्टार्ट होगी, थोड़ा और कम कर लो, इतनी बैडली इंजीनियर्ड थी। और उसके जो पीछे की सीट थी इट्स लाइक सोफा स्प्रिंग वाला जो पुराने घरों में मिलता है, और उसमें हार्ड ब्रेक मार दिए तो वो पीछे वाली सीट थी ना वो ही खुल के आगे ड्राइवर की सीट पे लगती थी और आधे एक्सीडेंट इसलिए होते थे। सरकार को कार बनाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अच्छे से बना रहा है। तो ये बहुत पुरानी डिबेट है। 1991 में जब हमने एलपीजी किया तब से लेके इसमें डिफरेंट नई प्लान आए, ये करो ये करो ये करो। अब पूरा पढ़ेंगे तो 1-2 घंटे की क्लास चाहिए। अभी के लिए स्पेसिफिक इस बजट में क्या बोला है तो आप ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला है कि भैया जितने भी सेक्टर हैं, अच्छा ये एक सोच बताइए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बजट में अनाउंस कर रहा हूं वो हो गया, एक डायरेक्शन बताइए कि ये इस डायरेक्शन में आप जाओ। आप जा रहे हो या नहीं वो पता चलेगा कितना हो पाता है, ठीक है। तो कई बार कुछ लोग क्या होते हैं बजट में किसी चीज को अनाउंस करूं वो बच्चे सीरियसली हो जाते हैं। जैसे 1-2 बच्चे से वो बोल रहे हैं सर जल जीवन मिशन तो पिछले साल अनाउंस हो गया हो था, अब दोबारा क्यों हो रहा है? भाई काम ऐसे नहीं होता, अनाउंस हुआ था, पता नहीं 10 साल लगे 15 साल लगे, तो चलता रहेगा वो। तो इसमें इन्होंने बोला है देखो जितने भी सेक्टर हैं कुछ होंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सारे सेक्टर समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं सेक्टर बोल रहा हूँ तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है वो। सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल इज अ सेक्टर, बैंकिंग इज अ सेक्टर, ऐसे। तो इन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस। डिफेंस में बताना कौन सी पीएसयू है? डीआरडीओ। डीआरडीओ स्पेस में बता दो। क्या सर? स्पेस में कौन है? एरोनॉटिक्स वाले क्या? हिंदुस्तान एयरलाइंस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। वो स्पेस में है, वेरी गुड। नहीं सर। स्पेस। डिफेंस में है वो। तेजस अब क्या सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? इसरो है। ये कुछ नहीं है, ज्यादा पढ़ने का हैंगओवर हो रहा है, अभी सारी चीजें एक जैसी लगेंगी, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस एंड एटॉमिक सेक्टर और एनर्जी सेक्टर ये है। तो इन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तुम मेंटेन करो, सरकारी कंपनियां होनी चाहिए, बट इनका नंबर लिमिट कर दो, नंबर 1 हो मैक्सिमम 4 हो। अब क्या इसमें लॉजिक है कि सरकारी बैंक है, 27 सरकारी बैंक है, सारे लॉस में चल रहे हैं, अभी भी करके 10 पे हम आए हैं, भाई एट मैक्स 4 होने चाहिए। बड़ी एंटरप्राइज बनाओ 3-4 बना दो बस, मोर देन इनफ। समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस सर। सही लग रही है बातें, लग रहा है क्या बकवास कर रहे हैं? तो सर उन्होंने 4 बोला है कि 4 में लिमिट कर उन्होंने दो। बोला है कि हर एक सेक्टर में, जैसे देखो आप देखो पेट्रोलियम आ गया, अब पेट्रोलियम में तुम ही देखोगे दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो सरकार का, इंडियन ऑयल वो, 3-4 है, कोई और सा ऑयल है, ये 10 है, 10 का पैसा सरकार पे ही जा रहा है। तो क्या लॉजिक है भाई, बड़े सी 2 खोल लो, समझे? यस सर। नहीं समझे तो एक और समझो कि लेट से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट मोमोज की ठेली लगा रही है। पहले तो यही है कि इस बिजनेस में आई क्यों, पर चलो आगे तो तुम्हें समझ में आया कि सरकार की 5000 कंपनियां हैं, 5000 में से 500 के सीपी में स्टॉल है, तो कोई पकड़ के उसमें 2 चाटे लगाएगा कि भैया एक बड़ी सी कंपनी खोल लो, इफिशियंसी आ जाएगी, सबका मैनेजमेंट अलग है, सबकी हायरार्की अलग है, क्यों इतने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हो? 2 चाटे लगाया। ठीक है, समझ में आया अब? यस सर। तो 1 से 4 होनी चाहिए। अब ये बोला है, इतना आसान नहीं है अभी होगा, ये बोला है कि 1 से 4 करो, देखते हैं कितना हो पाता है। तो इन्होंने बोला है कि सरकार ना जाए, सरकार मेंटेन रहे कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, बट 1 से 4 होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यस सर।
नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्होंने बोला है कि भैया एग्जिट मार लो, रहने का कोई मतलब ही नहीं है, या तो सेल कर दो या क्लोज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी पीएसयू है ज्यादातर लॉस में ही है। इसमें टेलीकॉम भी इसी में आएगा, क्या स्ट्रेटेजिक है टेलीकॉम। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। अब मतलब सर नॉन स्ट्रेटेजिक जो कंपनी बोल रहा है वो परफॉर्मिंग अच्छा नहीं है, ऐसा कोई बात है क्या? परफॉर्म कोई सी भी नहीं कर रही, ये भी इसलिए परफॉर्म कर रही होंगी कि मतलब कोई कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली होगी, या इनके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी, कुछ और नहीं होगा। कोई भी सरकारी चीज अगर प्राइवेट से जब कंपैरिजन आता है वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सर पब्लिक सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो प्राइवेट सेक्टर के सामने नहीं है। पब्लिक सेक्टर इज लाइक ह्यूमन है, यस एंड सर। प्राइवेट सेक्टर इज लाइक कि वो टाइगर है। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से ज्यादा नहीं भाग पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो, मम्मी कितने भी तुमको बादाम और दूध और हॉर्लिक्स पिलाएं और सोचेंगे 200 स्पीड पे एक दिन तुम भाग जाओगे, नहीं भागोगे। तो जहां पे पब्लिक और प्राइवेट का कंपैरिजन होगा ही होगा, स्ट्रक्चरली इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये ज्यादा तेज ही जाएंगे, एफिशिएंटली ही जाएंगे। यस सर। ठीक है ना, इसमें कोई डिबेट ही नहीं। और ये पिछले 70-80 साल में तो डिबेट सेटल ही हो गई है। तुम स्पेस एक्स को देखो, यस सर। तुम किसी भी तुम यूएस के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो लॉकी हो गया तुम्हारा या बोइंग हो गया, ये सारी प्राइवेट है भाई। सरकारी, हाँ सरकार फंड करती है, ये इंडस्ट्री सरकार के बिल्कुल बच्चों की तरह है। सरकार इनको बिल्कुल सरकार के कहने से ही काम करते हैं, लेकिन इनका इंटरनल बिल्कुल सब इंडिपेंडेंट है। अरे अब जल्दी क्वेश्चन पूछो, मुझे भागना है, मेरी एक और क्लास है। ठीक है, हेलो। हाँ ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं इसको कल या परसों, कल, चलो मैं कल देखता हूँ तुम्हारी, तुम बच्चों की जरूरी है, एक मैं वहां की क्लास कैंसिल करा दूंगा तुम्हारी। चलो 1 घंटे की कल मैं बजट की और क्लास रख लूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है सर, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट, अब अच्छा अब एक ये 2 टर्म और सुनो, वो तो जस्ट एक फिलोसफी थी। अभी हम डिसइन्वेस्टमेंट एक ब्रॉड टर्म है। कैसे भी किसी सरकारी संपत्ति को बेच के पैसा आया, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। इस बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इन्होंने रखा है वो रखा है 175 लाख करोड़। क्या लग रहा है, अचीवेबल है? क्या लग रहा है? चलो जो भी लग रहा हो देख लेना। एक दूसरा टर्म है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। सरकार मेजॉरिटी शेयर बेच देती है, और जब मेजॉरिटी शेयर जाता है तो क्या होता है, अपने शेयर तो बेचा ही, प्लस आपने मैनेजमेंट भी प्राइवेट को दे दिया, मैनेजमेंट भी प्राइवेट के पास चला गया। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसकी इस बार कर रहे हैं? 2-3 बजट में बोला इन्होंने, बीपीसीएल की, एयर इंडिया और आईडीबीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग, इन सब का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है जी? यस सर। एनी डाउट? सर नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं? नहीं सर। Okay. और क्या बताना था मुझे?
और इतना ही। अब पूछ लो किसी को बजट का बचा हुआ है कल आधे घंटे में, 20-25 मिनट का और है, मेन चीजें हैं वो मैं बाकी कल कवर करा दूंगा। अभी इतने से रिलेटेड पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्ट का उसका बाद क्या लिखा सर? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दबा के मैं बोलो। बोला स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो लिखा है आपने, उसका बाद क्या लिखा है सर, थोड़ा बताएंगे? मैंने बोला है कि मेजॉरिटी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार मेजॉरिटी शेयर बेच देती है। इसका ओके मतलब होता है कि मैनेजमेंट भी सरकार ने प्राइवेट को दे दिया है। ओके सर, ओके सर। देखो, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर दूसरा होता है कंपनी का मैनेजमेंट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो लेट्स से 40% सरकार बैठी हुई है, 40% सरकार की स्ट्रेंथ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट के पास है। तो ये मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन सरकार का माइनॉरिटी शेयर है, सरकार ज्यादा कुछ इम्पोज नहीं कर सकती। ठीक है? यस सर। ओके सर। यू गाइस हैव एनी डाउट अदर नो देन? सर। ठीक है, तो मैं कल आई विल ट्राई कि कल, अब आप सभी लोग अभी भी मतलब कितने ऐसे लोग हैं वही बताएं कि जितने लोगों को मतलब इवनिंग की ही टाइमिंग है, अगर दिन में रखेंगे तो उनको इशू होगा। कितने लोग हैं फटाफट मैसेज करो, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं तो मतलब हो सकते हैं तो मैं सर दिन में भी रख सकते हैं। नहीं, Yes, जिनको दिन में। जिनको रख सकते हैं वो ना बोले, जिनको दिक्कत है कि सर बर्बाद हो जाएंगे, मतलब जॉब कर रहे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं वो बताओ। क्लासेस होती है दिन में। ओके हाँ, एक और बताओ बाकी। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है कि इस सारे को पढ़ो एक बार, ईगो और स्कीम को दोबारा से जितना भी करा हुआ है सारे को रिवाइज करो। कल ये मैं करा दूंगा और नेशनल का जो बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। सर थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।